हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देख के आइए, कि मतलब वो देखने के बाद ये देखेगा तो फिर आप लोग का समझने में ईजी होगा, क्योंकि बिना देख के डायरेक्ट समझने में कुछ भी उसमें बहादुरी नहीं है और सब कुछ फिजिक्स में को रिलेटेड है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ सीक्वेंशियली देख के आइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी कुछ कुछ बच्चे होंगे जो नहीं देखेंगे, बोलेंगे आप मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उन लोग यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, उन बच्चों को कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो आज का हम लोग का लेक्चर का टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या है मैं इस बोलूँगा अच्छे से। सबसे पहले वेक्टर एडिशन, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है और वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है पूछा था। और इसका मैंने बोला था करंट है स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आंसर लास्ट में नहीं बोला था, मैंने सिर्फ स्केलर बोला था। क्यों होता है नहीं बोला था। इसका आंसर है कि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मेंटेन नहीं करता। जो मैं आज पढ़ाऊंगा दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट does not follow vector addition rules। वेक्टर एडिशन का जो रूल्स है वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मेंटेन करती, इसलिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वेक्टर एडिशन रूल्स क्या है, मैं सब कुछ आपको अभी बताऊंगा मेरे वीडियो के अंदर। तो ये था पिछले वीडियो का आंसर। तो एक वेक्टर एडिशन का कुछ रूल्स है। एडिशन ऑफ वेक्टर आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर मेनली दो रूल्स है। नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर अच्छे से समझाऊंगा, डेरिवेशन करूंगा। थोड़ा पेशेंस के साथ मैं जब तक स्टेटमेंट लिखता हूं देखते रहिए। इफ टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड इन द adjacent sides of a triangle in same order, then the third side will represent the resultant of two vectors in opposite direction। ये मैं लिख दिया। अब मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये था स्टेटमेंट, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट। अभी रिजल्टेंट क्या है बहुत आप लोग के मन में क्वेश्चन में बोल दूंगा। जब दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 = 5, सो हम लोग तब बोलते हैं 5 इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3, 4 + 4 is 8, 8 इज द रिजल्टेंट ऑफ 4 and 4। तो सिमिलरली जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे, वो वेक्टर के एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। तो इसको मैं अगर डायग्राम में के लिए रिप्रेजेंट करूं, ये अगर मेरा एक ट्राइंगल रहा PQR, और इसको अगर मैं एक वेक्टर A वेक्टर रिप्रेजेंट करूं, इसको B वेक्टर, और इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं C वेक्टर, तो ये अगर मेरा दोनों का डायरेक्शन इस तरफ ऐसे रहा, A and B are two vectors, if two vectors placed at adjacent side, तो ये एडजेसेंट साइड है इन द सेम ऑर्डर मतलब सेम डायरेक्शन में। A का डायरेक्शन इस तरफ है, B का डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक ऑर्डर में जा रहा है। तो जो थर्ड साइड है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, दिस इज द थर्ड साइड and this will represent the resultant of two vectors in opposite order। इसलिए देखिए ये जा रहा है इस तरफ, ये opposite order में जा रहा है। तो this is the triangle law of vector addition, मतलब a vector plus b vector equals to c vector।
ये ट्राइंगल लॉ है। अब इससे बहुत कुछ डिराइव करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। मैं अभी इसमें से बहुत कुछ डिराइव करूँगा। स्टेटमेंट आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट आप लोग एग्जाम में आ सकता है। राइट द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ऐसा है तो इससे क्या क्या डिराइव करते हैं हम लोग, देखिए मैं एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, चलिए एक अच्छा ट्राइंगल ही ड्रॉ करते हैं। ऐसा एक ट्राइंगल है, तो मैं पी क्यू ने चलिए ए बी सी ये वाला पकड़ते हैं। इस तरफ वेक्टर है, सो मैं इसको ए वेक्टर दे देता हूँ, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसको रिजल्टेंट को मैं स्मॉल सी वेक्टर दे देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। अब इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर साइन का क्या वैल्यू है, इस वेक्टर साइन का इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। लेकिन सब वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है। अभी हम लोग पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे। अभी क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट है, सी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर का बीच में एंगल कौन सा होगा बोलिए, तो ए और वी का बीच का एंगल कौन सा होगा। इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड करवा दूं, इसको मैं अगर स्ट्रेट लाइन को इधर एक्सटेंड करवा दूं, इसको भी इधर एक्सटेंड करवा दूं, तो एंगल कौन सा होगा, ए बी का बीच का एंगल ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। आप लोग में मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि ये वाला एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ मैं उसको अल्फा कंसीडर करके चलता हूँ तो ये वाला होगा। इसका आंसर क्यों, देखिए ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, दिस तरफ। तो बी का फ्रंट साइड कौन सा है, बी का फ्रंटल साइड दिस तरफ है। ए कौन सा टाइप अप्रोच कर रहा है, दिस तरफ। ए बी कौन सी तरफ अप्रोच कर रहा है, दिस तरफ। तो ये वाला है द मोड ऑफ अप्रोच ऑफ ए एंड बी। ये तो है बैक साइड, ये तो बैक साइड हो गया ना, ये तो बैक साइड हो गया, तो ये नहीं होगा। तो ए और बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला है ए और बीच का एंगल, ये अल्फा है ए और बीच का एंगल, क्योंकि इसका डायरेक्शन है इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो दोनों का फ्रंटल साइड की तरफ ही हम लोग क्या लेंगे, एंगल लेंगे। तो दिस इज द एंगल। ये सबसे पहले कंसीडर करके चलना पड़ेगा आप लोगों को। हो गया। सो अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। अभी हम लोग को क्या मिला है इधर, अभी हम लोग को इधर मिला है कि इस पॉइंट को मैं डी दूं तो ये है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सो इन ट्राइंगल ए डी सी अगर मैं ट्राइंगल में लूं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ए डी मतलब क्या है, ए डी मतलब क्या, ए बी प्लस बी डी है स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ये सब वेक्टर से, सब वेक्टर से, क्योंकि देखिए सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी डी। अब इसका होल स्क्वायर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी डी प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए मैं जब स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं वेक्टर साइन हटा दिया, क्योंकि देखिए ए वेक्टर ऐसा है, लेकिन ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर। जब दो वेक्टर का स्क्वायर होता है तब मेरा वेक्टर नहीं रहता, तब वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ये मैं जब आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। अभी से पकड़ के चलिए कि द क्रॉस प्रोडक्ट या दो भी द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब उधर दो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट, मैं सबको समझाऊंगा। अभी आप ये डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होने से स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर होता है, वो मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। पहले ये वाला पकड़ के चलिए कि ये प्रोडक्ट हो रहा है बोल के मेरा वेक्टर साइन हट जा रहा है। ये उसके बाद में मैं कहाँ से आ रहा है सब समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर, सो ये क्या हो गया ए स्क्वायर। बी डी का मतलब क्या है, ये बी डी, और बी डी का डाटा हम लोग के पास नहीं है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा।
बी डी का मतलब नहीं है, लेकिन इधर बी सी स्क्वायर हम लोग को क्या पता है, बी सी का स्क्वायर बी पता है, तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, बी डी को मैं देखता हूँ कॉस अल्फा के टर्म में कुछ आ सकता है कि नहीं, कॉस अल्फा के टर्म में कुछ आ सकता है कि नहीं, और ए बी क्या है, ये ए बी बी डी, तो मैं इसको ऐसे बी डी स्क्वायर ही रखता हूँ। और देखिए इधर से अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं, कॉस अल्फा क्या होगा फॉर दिस ट्राइंगल, कॉस अल्फा मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस क्या है, इधर बी डी है बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी, बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू बी, सो बी डी बाई बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, बी डी इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा मैं लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली आई कैन राइट बी डी इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा। सिमिलरली साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए सिमिलरली साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है सी डी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है मतलब बी सी मतलब बी, तो यहाँ से सी डी इक्वल्स टू क्या हो गया बी साइन अल्फा। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, थोड़ा कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ अब आ गया। अब देखिए सी डी इक्वल्स टू बी साइन अल्फा, तो दोनों डाटा आ गया, तो मैं इधर इसको बिठा देता हूँ, बी डी का जगह क्या बिठाऊंगा, बी डी का जगह बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ए बी का जगह क्या बिठाऊँ, ए वेक्टर, बी डी का जगह क्या बिठाऊँ, बी डी का जगह बी कॉस अल्फा, ये तो सब वेक्टर है, तो ये सब तो बी डी मतलब सब वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इधर डॉट बी कॉस अल्फा प्लस सी डी का जगह क्या बिठाऊँ, सी डी का जगह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लूँ तो इससे और इससे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए डॉट बी कॉस अल्फा। तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अब लोग इधर इधर तक हो गया, तो मैं इसको ये लाइन में फिर से लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस अल्फा। अभी ये आया है कहाँ से समझ पाए, और ए सी मतलब क्या है, ए सी मतलब है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस अल्फा, या सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस अल्फा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैंने पहले जो वाला क्वेश्चन बोला था उधर मैंने इधर 2 और 4 बोला था, तो 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में हम लोग को बिठाना पड़ेगा, हम लोग को दो वेक्टर का बीच में एंगल चाहिए, ये एंगल हम लोग को चाहिए दो वेक्टर का बीच में, इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, उसका रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट का आ गया वैल्यू, अभी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ सी आ गया, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख के रखता हूँ, देयरफॉर सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस अल्फा। अभी ये मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं मिला, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट सी, ये हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये एंगल थीटा, कि रिजल्टेंट सी है वेक्टर के साथ थीटा एंगल में, सो थीटा हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर, रिजल्टेंट के साथ वेक्टर, तो tan थीटा मतलब अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं ए सी डी ट्राइंगल में, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या सी डी बाई ए डी होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सी डी का क्या वैल्यू है, सी डी का वैल्यू है बी साइन अल्फा, ए डी का मतलब क्या, ए डी का मतलब है ए बी प्लस बी डी, सो बी साइन अल्फा, ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू ए वेक्टर ए प्लस बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू है बी कॉस अल्फा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स
बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में। हाँ आ रहा है, थोड़ा मतलब लास्ट में कट गया, मैं इसको ऊपर में लिख देता हूँ। सो मेरा जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आया वो क्या आया, एंड tan थीटा इक्वल्स टू बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा, ये वाला डाटा आया। और यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा। These are the ultimate things we derived from कहाँ से, we derived from triangle law of vectors। तो आप लोग कैसा प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, दो वेक्टर दे देगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल दे देगा, आप लोग को बोलेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग कैसे करेंगे, मैं आप लोग को करा के दिखाता हूँ एक दो प्रॉब्लम। तो मैं इस फॉर्मूला को लिख के रखता हूँ साइड में, आप लोग को समझने में ईजी होगा कैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। C इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा। ये आप लोगों को फॉर्मूला से दो। अभी अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को दूं, क्या कैसा क्वेश्चन है, इफ two vectors of magnitude 2 yes चलिए 3 and 9 are at an angle 30 degree oriented, then find the मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग को दे दिया, अगर एक क्वेश्चन आप लोग को ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर, ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 9। तो हम लोग रिजल्टेंट सी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, और एंगल अल्फा क्या दिया है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर दिया है 30 डिग्री। कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। सो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 81 प्लस 9 तो 90 हो जा रहा है, प्लस 2 9 से 18, 18 इंटू 3 से 54, 54 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये ऐसा एक अल्टीमेटली एक वैल्यू आएगा। मैंने अपने दिमाग से ये वाला मैथमेटिक्स दिया था बोल के ऐसा एक वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो सिमिलरली आप लोग को डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, डायरेक्शन आप लोग को दिया रहेगा थीटा इक्वल्स टू, ऐसे आप लोग निकालेंगे tan इनवर्स बी का आंसर क्या है 9 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई ए कितना है 3 प्लस बी कितना है 9 कॉस 30 डिग्री। इसके वैल्यू बिठाएंगे, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, सो 9/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, जितना एंगल आएगा उस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है मेरा रिजल्टेंट। ऐसे आप लोग प्रॉब्लम कर पाएंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो ये एक टाइप है। उसके बाद अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया रहा, एक प्रॉब्लम आप लोग ऐसा एक प्रॉब्लम दिया है, सोचिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, ऐसे कंडीशन दिया है। मैं अपना दिमाग से सब दे रहा हूँ, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बोला है दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करो, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करो। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, देखिए यहाँ से कुछ आएगा क्या, मैं दिमाग से वाला दिया तो देखता हूँ क्या आता है। सो 2b इक्वल्स टू 0 या b वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। तो एंगल कितना आएगा, थीटा मतलब tan इनवर्स b का वैल्यू तो 0 हो गया, 0 इंटू जो भी है, तो tan इनवर्स 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या है 0। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0। ऐसे आप लोग कर पाएंगे, मतलब इजी आप लोग फॉर्मूला के अप्लाई करके कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग कर पाएंगे।
कुछ भी उतना हार्ड नहीं है। और एक चीज़, पाइथागोरस का थ्योरम भी इधर से हम लोग का डिराइव हो जाएगा। कैसे देखिए, ये तो मेरा फॉर्मूला था, ये अल्फ़ा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। तो c इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सो ये अल्फा बढ़ते 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 अगर कुछ देर बाद ये अल्फा बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया, ये अल्फा बढ़ते बढ़ते ए बी सी, अल्फा बढ़ते बढ़ते मेरा अल्फा अगर जो बढ़ गया इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। और यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। सो जो मेरा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम है उससे भी मेरा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर वैलिड है। यही मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा था। तो इज वैलिड फॉर पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो। तो इसलिए सब कुछ करेक्ट है, मैं आप लोगों को कुछ गलत नहीं पढ़ाया। और एक चीज़ क्या? और एक चीज़ इधर आप लोगों को बोल देता हूँ, जो करंट का जो बात था, हाँ करंट का जो बात था, देखिए मैं करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है। इधर देखिए करंट आ रहा है, फिर ऐसा गया। सो इधर करंट सोचिए मेरा 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर मेरा करंट जा रहा है 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इधर जो वाला करंट जाएगा दोनों का एडिशन हो जाएगा, सिंपली स्केलर एडिशन। 5 + 2 मतलब 7 एम्पियर करंट जाएगा यहाँ से। इसका बीच में जो एंगल है अल्फा कुछ भी कंसिडर नहीं होगा, इसका बीच का एंगल कुछ भी कंसिडर नहीं हो रहा है, कंसिडर नहीं हो रहा, सिंपली स्केलर एडिशन हो गया। ट्राइंगल हम लोग अप्लाई नहीं किए, इसलिए दैट इज वाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो इधर से हम लोग को एक चीज मिला, इधर से हम लोग को एक पॉइंट मिला कि टू बी अ वेक्टर फॉर एनी क्वांटिटी, टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी it must follow vector law of addition of vectors. For any quantity to be vector quantity, it must follow vector laws of एडिशन। इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आज का वीडियो का मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि वेक्टर कब कंसीडर करेंगे, जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मेंटेन करता है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है, वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।